हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPAG 174 का यूनिट नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो डोमेन आता है वो आता है कि हमें एक हेल्दी और एक प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है। अब हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए हमें खाना तो पड़ेगा, बिना खाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और खाना भी हमें कैसा खाना चाहिए जो कि सफिशिएंट वे में अवेलेबल हो, न्यूट्रिशियस हो और अफोर्डेबल हो। अगर खाना अवेलेबल नहीं है, एक्सेस नहीं है खाने की, तो लोग खाएंगे क्या? अफोर्डेबिलिटी अगर नहीं होगी, लोग अगर महंगा खाना खाने लगेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पास सारा पैसा खत्म हो जाएगा और वो भुखमरी से मरने लगेंगे। तो इसी को देखते हुए जो रिलेशनशिप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी में, ये बहुत ही एक हाईली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जो कि आज के टाइम पर एक ग्रेटर सिग्निफिकेंस यहाँ पर एक्वायर करके रखी हुई है। अब अगर हमें लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें फूड प्रोडक्शन सिस्टम से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके का एग्रीकल्चर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके की लैंड हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी लैंड हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, कितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए, जिसका इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी उसकी कैसी है, मतलब उसका इन्वायरमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए हमें फूड सिक्योरिटी को यहाँ पर इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो ये होती है बात एक बेसिक से इंट्रोडक्शन की। तो बात है हम फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन पे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन मानी जाती है जहाँ पर जो भी लोग हैं, जितने भी लोग पूरी दुनिया में रह रहे हैं, उनके पास फिजिकली मतलब उनके सामने खाना रखा होना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए, छू सकें। ठीक है कि हाँ भाई ये खाना है। सोशली मतलब मार्केट में वो अवेलेबल हो, और इकोनॉमिक एक्सेस मतलब उनके पास इतने पैसे हों कि वो उस खाने को खरीद सकें। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं उनके पास फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड हो, ताकि वो अपनी डेली डाइटरी नीड्स को यहाँ पर फुलफिल कर सकें और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सकें। तो अब यहाँ पर आता है कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब से ही ये कोर्स स्टार्ट हुआ है तब से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें यहाँ पर करते आ रहे हैं कि कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। हम जानते हैं कि 1987 में जैसे ही अवर कॉमन फ्यूचर आया, उसी के बाद से इसको ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी। तो ये हमें सब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो कन्वेंशंस हैं ये पिछले यूनिट में ही पढ़ के आ रहे हैं कि क्या UNDP है, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन क्या है, UNFCCC क्या है, जोहानसबर्ग की क्या क्या वर्ल्ड समिट हुई। तो ये सब हम पिछले यूनिट्स में देख के आ रहे हैं, हम इसको स्किप आराम से कर सकते हैं। अब तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि इस जो फूड सिक्योरिटी है इसका मीनिंग और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ बात करते हैं मिड 1970s की। तो मिड 1970s यानी 1974 में जो फूड सिक्योरिटी थी उसको डिफाइन करता है वर्ल्ड फूड समिट मतलब WFS। ये इस तरीके से इसको डिफाइन करता है कि एज दी अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट वर्ल्ड फूड सप्लाईज ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स। अब इसका मानना ये होता है कि जो भी खाना है पूरी दुनिया में वो सफिशिएंट फूड सप्लाई यहाँ पर होनी चाहिए। जो भी बेसिक फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, लेंटिल्स, ठीक है, पल्सेस, ये सारी डेली यूज में आने वाली चीजें होती हैं। तो वर्ल्ड फूड समिट के अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी बेसिक फूड स्टफ हैं उसके पूरे वर्ल्ड में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड सप्लाईज हो, और जितना भी इनके फ्लक्चुएशंस आए प्रोडक्शन में, प्राइजेस में, तब भी ये यहाँ पर स्टडी रहे, मतलब ये बना रहे। ठीक है, अगर फ्लक्चुएशन आए, फूड महंगा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इन सारे बेसिक नीड्स को यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो ये सब इसमें बना रहना चाहिए। और इसी के बाद से ही जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो 1983 में इसमें कुछ और भी डोमेन्स ऐड कर देती है कि जैसे जो भी वल्नरेबल लोग हैं उनको भी यहाँ पर अवेलेबल करानी चाहिए फूड की सप्लाईज। तो 1990s के मिड तक आते आते जो फूड सिक्योरिटी है वो ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कंसर्न बन चुका था, जिसका मानना ये था कि हमें पूरी दुनिया में एक्सेस टू फूड मतलब खाने का एक्सेस रखना ही रखना है। एक सफिशिएंट अमाउंट में हमें फूड को रखना ही रखना है, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसमें हम मेल न्यूट्रिशन में फंस जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेल न्यूट्रिशन आ गया लोगों की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी।
प्रोडक्टिविटी खत्म, तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्या अपना डेवलपमेंट। तो इसी को देखते हुए मिड 1990s तक ग्लोबल लेवल पे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लाया जाता है और 1994 में यूएन में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जो यूएन का प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, तो उसमें भी फूड सिक्योरिटी को एक ऐसा कोर कंसेप्ट यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता है। और इसी को देखते हुए जो WFS वर्ल्ड फूड समिट होता है, वो अपनी जो डेफिनेशन होती है उसको चेंज कर देता है। अब वो फूड सिक्योरिटी को कैसे चेंज करता है, वो ये कहता है कि फूड सिक्योरिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं उनके पास फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड होना ही चाहिए, जो कि हम अभी ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो जो मीनिंग है और कंसेप्ट है फूड सिक्योरिटी का, वो ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है, क्योंकि ये सब पहले ज़माने की बात हुई। आज हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं, हमें हाई यील्ड चाहिए, पॉपुलेशन हमारी बड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल जो आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करेंगे तो आज की नीड को हम फुलफिल कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो आज के समय पर जो फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट है या जो मीनिंग है, वो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है। जहाँ पर पहले क्या माना जाता था कि हमें सिर्फ बेसिक फूड सप्लाई की स्टेबिलिटी बना के रखनी है और नेशनल लेवल पर हमें फूड सिक्योरिटी बना के रखनी है, पर आज के टाइम पर इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर फूड की एक्सेसिबिलिटी को चेक किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल के हाउस होल्ड में किस लेवल की फूड सिक्योरिटी है। तो ये बात होती है हमारे आज के ज़माने की, कि आज के ज़माने में फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट कैसे चलता है। तो ये हुई बात हमारी फूड सिक्योरिटी की। अब बात आती है फूड इनसिक्योरिटी की, कि मतलब जहाँ पर जो खाना है वो अवेलेबल नहीं है। फूड सिक्योरिटी इज द इनवॉलेंटरी शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। फूड सिक्योरिटी एक ऐसी इनवॉलेंटरी शॉर्टेज है फूड की, किसकी वजह से? इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की वजह से, मतलब पैसे की वजह से। अगर मेनली मान के चलें, पैसा नहीं है, खाना नहीं खरीद सकते, तो भाई फूड इनसिक्योरिटी का ही, लोग भूखे मरेंगे। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ फूड इनसिक्योरिटी की टाइप्स भी दे रखे हैं कि कैसे फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पर फैलती है। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी। ये एक यूजुअली लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। ये तब अगर होता है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मिनिमम नीड या अपनी मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? लो इनकम्स, ठीक है, पॉवर्टी में रहने वाले लोग जो हैं वो जो अफोर्डेबल फूड है वो उसको भी यहाँ पर जो है वो खरीद नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म में चलता रहता है। तो ये हुआ हमारे पास क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटरी फूड इनसिक्योरिटी। अब ये एक शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी कंडीशन रहती है फूड शॉर्टेज की। अब ये बहुत सारी वजहों से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक जगह पर भूकंप आ गया तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी, भाई भूकंप आ गया, सारी ज़मीन धस चुकी है, ठीक है, खेतों पे बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, अब कहाँ से कोई उगाएगा, क्या खाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट टर्म फूड से शॉर्टेज जो है वो आ चुकी है। तो ये हो गया ट्रांजिटरी फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, जो कि शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी कंडीशन यहाँ पर बनी रहती है। नेक्स्ट आता है सीजनल फूड इनसिक्योरिटी, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में यहाँ पर जो फूड इनसिक्योरिटी है वो हमें महसूस करने को मिलती है। अब जैसे कि गर्मियों के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्रॉप्स होंगे जो कि गर्मियों के टाइम पर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो उन पर्टिकुलर क्रॉप्स की यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि सीजनल बेसिस पे कभी गर्मियों में कभी सर्दियों में कुछ ना कुछ क्रॉप्स ऐसे रहते ही हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसे हम फूड इनसिक्योरिटी भी कहते हैं। अब इनका ये रिलेटिवली ईजियर होते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि जो आज की जो टेक्नोलॉजी है वेदर फोरकास्टिंग की, वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम पहले से ही बता सकते हैं कि आने वाला वेदर में क्या क्या फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स पर इनका प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन सी डिसीजेज यहाँ पर आ सकेंगी। और इसका अगर डिसीजेस के कंटेक्स में देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर हमें कोविड-19 का देखने को मिलता है, क्योंकि कोविड-19 में जैसे ही कोविड आया तो लोग गांव में भागना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने पता था कि अगर शहर में रहेंगे तो खाना अवेलेबल नहीं होगा, गांव में जाएंगे तो खेत होंगे, ठीक है, खाना प्रोड्यूस होगा तो हम वहाँ पर आराम से खा सकेंगे। तो एक सीज़न में, एक पर्टिकुलर कोविड के सीज़न में जो लोग थे वो वहाँ पर कहीं और जाकर शिफ्ट होने लग गए, ताकि जो खाना है वो यहाँ पर बना रहे। तो ये आता है हमारे पास
सीजनल फूड इनसिक्योरिटी। अब पढ़ते हैं हम डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी कि फूड सिक्योरिटी की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं। तो इनमें चार हमें डायमेंशंस यहाँ पर पढ़नी होती हैं। सबसे पहला डायमेंशन आता है फूड प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी, कि इनफ फूड हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्या। इस पर्टिकुलर डायमेंशन में हमें ये पढ़ाया जाता है कि फूड की सप्लाई कैसे होती है, कि मतलब ये डायमेंशन जो है वो सप्लाई ऑफ फूड पर ज़्यादा स्ट्रेस देती है कि फूड की सप्लाई कितनी हो रही है। ठीक है, क्या सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में हम क्वालिटी फूड को यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई और प्रोडक्शन की बात की जाती है। अब प्रोडक्शन जो है फूड का वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई और हमने एक ऐसा क्रॉप उगा दिया जैसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बारिश नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो क्रॉप बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है और कुछ अदर फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लेके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कैसी है। ठीक है, उसका मार्केट प्राइस गवर्नमेंट कैसा दे रही है, उसका प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसा है। कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्रॉप को अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इसे महंगा बेचेंगे तो लोग अल्टीमेटली उसे खरीदेंगे ही नहीं, तो इस किसान जो उसे उगाएगा ही नहीं, वो उसे सस्ता क्रॉप उगाएगा ना। तो इसी को देखते प्रोडक्शन ऑफ फूड भी यहाँ पर फ्लक्चुएट करता रहता है ताकि जो मार्केट है उसमें इसका एक्सेस बना रहे। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू फूड, कि जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं क्या वो उस खाने को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो फूड एक्सेस इज अनदर डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, की फूड सिक्योरिटी में जो फूड की एक्सेसिबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी डायमेंशन निकल कर आती है। अब जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स, कि भाई वो कमा कितना रहा है। अगर इतना अच्छा कमा रहा है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड को यहाँ पर स्टोर करके रख सकता है अपने आगे के कंजम्पशन के लिए, तब तो बढ़िया है। और साथ ही उसमें बाइंग कैपेसिटी भी देखी जाती है कि भाई एक बंदा जो है वो कितना बाय कर सकता है फूड को। तो फूड एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। Food access is related to the availability of food requires resources which people to obtain amount of food needed for a nutritious diet। और फूड एक्सेसिबिलिटी में ये भी देखा जाता है कि किस तरीके का जो है फूड है, ठीक है, कौन सी अमाउंट में जो फूड है वो लिया जा रहा है ताकि एक न्यूट्रिशियस डाइट जो लोग हैं वो मेंटेन कर सकें। Food access addresses whether the households or individuals have enough resources to acquire appropriate quantity of quality of food। अब फूड एक्सेसिबिलिटी में ये भी देखा जाता है कि जो हाउस होल्ड्स इंडिविजुअल्स हैं क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में क्वालिटी फूड को अफोर्ड कर सकें। तो ये भी हम फूड एक्सेसिबिलिटी में देखते हैं। और इसके भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल फैक्टर्स। इसमें से फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो खाने में वो खाएंगे क्या। ठीक है, नोट तो वो खा नहीं सकते, अगर उनके पास पैसा ही नहीं है आगे खरीदेंगे क्या, लोग भूखमरी से मरने लग जाएंगे। तो इसी वजह से फूड एक्सेसिबिलिटी में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है वो फाइनेंशियल फैक्टर्स का रहता है, मतलब पैसा। अब नेक्स्ट आता है फूड यूटिलाइजेशन। अब फूड यूटिलाइजेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं फूड से वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ बेसिक न्यूट्रिशन एंड केयर। हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए बेसिक न्यूट्रिशन की, कि भाई इतना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल विटामिन सी हमारे लिए ज़रूरी है, B12 हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए। तो इन सभी की एक बेसिक क्वांटिटी में हमें हमें क्या करना चाहिए, इसे इनटेक करना चाहिए ताकि जो हमारी न्यूट्रिशन लेवल है वो अच्छे से बनी रहे और फूड का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। इसमें यह भी बताया जाता है कि क्या हमें खाना है क्या हमें नहीं खाना है, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जो हमें खाना है वो कैसे खाना है। तो ये सब फूड यूटिलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाईज, कि जो भी खाना हमने प्रोड्यूस किया क्या उसकी फूड सप्लाई स्टेबल है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक टाइम पर आते आते उसके एक पर्टिकुलर एरिया में जो फूड की सप्लाई है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब स्टेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाईज में देखा जाता है। ठीक है, लोगों को तब तक फूड सिक्योर नहीं माना जाता तब तक उनके पास क्या ना हो, फूड की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ना हो, क्योंकि अगर फूड की इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी होगी तो लोग खाएंगे क्या, अल्टीमेटली वो मर ही जाएंगे।
तो ये सब स्टेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाईज में देखा जाता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि फूड सप्लाईज जो हैं वो स्टेबल हैं कि नहीं, क्या सफिशिएंट अमाउंट में फूड ये सप्लाई कर रही हैं, स्टेबल हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज है कल नहीं। तो ये सब इसमें देखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ पर हमें क्या क्या रिलेशनशिप देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मुद्दा उठता है वो होता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को लेके। पिछले 50 सालों में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इस तरीके से इंक्रीज हुई है, जहाँ पर एक परिवार में 4 लोग होते थे खाने वाले, आज वहाँ 8-8 10-10 लोग हो रहे हैं। प्रोडक्शन तो लिमिटेड हो रहा है पर लोग जो हैं वो अनलिमिटेड आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है कल्टिवेटेड सिस्टम्स की, वो डिक्लाइन पर जाती जा रही है। हमें इंक्रीज फूड डिमांड देखने को मिल रही है ड्यू टू दी ग्रोइंग पॉपुलेशंस। अगर हमें इन ग्रोइंग पॉपुलेशंस का पेट भरना है, हमें इनकी डिमांड को फुलफिल करना है, तो हमें जो करंट हमारा सिस्टम है कल्टीवेशन का, हमें उसमें मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा ताकि हम ग्रोइंग डिमांड्स को यहाँ पर फुलफिल कर सकें। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स को ग्लोबल चैलेंजेस का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड, ठीक है, खाने की ज़्यादा डिमांड आ रही है। पोवर्टी को घटाना है, ठीक है, अगर लोग गरीब होंगे तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो खाएंगे क्या। इसलिए पोवर्टी को भी यहाँ पर देखा जाता है, मैल न्यूट्रिशन देखा जाता है कि भाई कुपोषण ना फैल जाए, ठीक है, ताकि हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर अचीव कर सकें। तो ये सब ग्लोबल चैलेंजेस की बात यहाँ पर की गई है। तो इसके आगे हमें कुछ इश्यूज बताए जाते हैं कि किस किस इश्यूज की वजह से जो रिलेशनशिप है फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो इन्फ्लुएंस रहती है। जिसमें सबसे पहला जो हमारा इशू है वो है हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो पहले के ज़माने में होता क्या था कि ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी लो रहती थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसका ह्यूज इम्पैक्ट हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता था, क्योंकि इससे जो फूड सिक्योरिटी होती थी वो हैम्पर होती थी और जो न्यूट्रिशन होता था वो भी लो जाता रहता था। लो प्रोडक्टिविटी, इससे होता क्या है कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो एसेट्स को एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, मतलब इकट्ठा नहीं कर पाते। अगर प्रोडक्टिविटी ही लो है, अगर हम 1 टन अनाज उगा रहे हैं, ठीक है, तो हम बचाएंगे उसमें से क्या, ठीक है, हमें भी तो कुछ खाना है। तो इसी को देखते हुए, लो प्रोडक्टिविटी को देखते हुए यहाँ पर वर्ल्ड में ये मांग उठने लगी कि हमें अब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, हमें हाई वैल्यू एडेड सेक्टर्स पर जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर है इससे हमारा कुछ हो नहीं रहा है। अब ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए अर्ली 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंस होता है वो बढ़ता चला जाता है। हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, रैपिडली ट्रांसफ़र करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का हमें यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स का हमें यूज़ करना है, अलग अलग तरीके की इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है फार्म्स में, ताकि हम हाई जो यील्ड है उससे निकाल सकें। और इसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट होता है वो होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब ये कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो उस समय पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ने लग गया, ठीक है, लोगों के पास एग्रीकल्चर सरप्लस आने लग गया। तो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, पर जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फ़ायदे हैं वहीं उसके नुकसान भी हैं। तो ये देखा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं या जो भी हम नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे, वो इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल है। हमारा जो इकोसिस्टम है इन्हें ये सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से देखा गया, जहाँ पर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो यहाँ पर इकोलॉजिकल डिसबैलेंस में कन्वर्ट हो गया। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई हम इतना ज़्यादा जो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ अपने इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया और ट्रेडिशनल नॉलेज जो थी इसके एसोसिएटेड वो भी यहाँ पर खत्म होने लग गई। फिर नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमने ऊपर देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। सेंचुरीज तक जो एग्रीकल्चरल बेस था बहुत सारे देशों के लिए वो लोकली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज से चलता था जो कि इंडिजिनियस नॉलेज पर बेस्ड थे। ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो लोग थे वो अपने इंडिजिनियस नॉलेज का यूज़ करके ही एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया करते थे कि उन्हें पता रहता था कि इस मौसम में ये क्रॉप उगेगा, इस मौसम में हमें ऐसा क्रॉप नहीं उगाना चाहिए। वो अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे। ठीक है, जिससे कि जो इन्वायरमेंट है उनकी इनके साथ हार्मनी बनी रहती थी। पर जैसे ही हमने शिफ्ट करना शुरू किया अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, हमने जेनेटिकली डाइवर्स ट्रेडिशन ऑफ फूड क्रॉप्स यहाँ पर अडॉप्ट करना शुरू किया। तो इससे हुआ क्या कि हमें नियरली 3/4 ऑफ फूड डाइवर्सिटी को हमने लॉस कर दिया। ठीक है, 3/4 जो हमारी फूड क्रॉप डाइवर्सिटी थी वो यहाँ इस समय तक आते आते खत्म हो चुकी थी, क्योंकि केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग जो थी हम करने लग गए थे। अब केमिकल्स की वजह से होता ही है कि एक टाइम तक तो सॉइल सही रहती है और उसके बाद से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ओवरऑल घटती चली जाती है। और इसकी वजह से बाद की अगर हम बात करें तो जो सॉइल है वो बैरन हो जाती है, मतलब जो पर्टिकुलर ज़मीन है वो बैरन हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, उस पर कुछ भी हम उगा नहीं सकते। उसके बाद जो केमिकल फर्टिलाइजर होता था उसको हम किसी भी रिवर में ड्रेन कर देते थे, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया, गंदा पानी आने लग गया। गंदा पानी अगर हम खेती में लगाएंगे तो खेती कभी हो ही नहीं सकती। तो इसी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ फूड इनसिक्योरिटी में यहाँ पर रिलेशनशिप रखता है। अब नेक्स्ट आता है डिप्लीशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज। अब जो लाइफ स्टॉक यहाँ पर प्रोडक्शन है वो एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है हमारे इकोसिस्टम और इकोसिस्टम की सर्विसेज में। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर जो सिंगल लार्जेस्ट यूजर ऑफ लैंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इंसान ही है। इंसान जो एनिमल से फूड मिलता है उसको यहाँ पर फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपने अंडर रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बफ का एग्जाम्पल लें, जो बीफ होती है, अब बीफ जो होती है वो काऊ से मिलती है, ठीक है, वैसे कुछ जानवरों से मिलती है, तो उनको खाना चाहिए, ठीक है, उनको चारा डालना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी ज़मीन लेंगे, ठीक है, उस पर अपने सारे जो जानवर हैं उनको भेज देंगे खाने पीने के लिए। अब वो एक ना एक दिन होगा क्या कि सारी जो लैंड है उसको सारा खा मारेंगे और जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी। ठीक है, वो बंजर ज़मीन हो जाएगी। अब इसी को देखते हुए हमारे पास लाइफ स्टॉक की यहाँ पर डिप्लीशन भी देखने को मिलता है। The rapid worldwide growth of demand for food of animal origin, with its accompanying effects on human health, livelihoods, and environmental, brings the issues of sustainable development to the forefront. अब जैसे जो वर्ल्ड डेवलप कर रहा है तो वर्ल्ड वाली ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि भाई हमें मीट चाहिए, ठीक है, एनिमल ओरिजिन से जो भी आने वाला फूड है वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसी को देखते हुए इसके जो कुछ इम्पैक्ट्स हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ पर जो रेड मीट होता है उसके बहुत ही इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जो कि हमें बीफ लैम्ब वगैरह से मिलता है। तो ये सब इसकी वजह से ही हो रहा है। इंडस्ट्रियल लाइफ स्टॉक जो प्रोल्यूशन है, जो प्रोडक्शन है, उससे हो क्या रहा है कि लाइफ स्टॉक में हमें राइज देखने को मिल रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, और जो ह्यूमन हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का और एफिशिएंसी का, उससे जो फिशरीज़ हैं, जो हमारी मरीन लाइफस्टाइल है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनती है फूड इनसिक्योरिटी का। तो अब नेक्स्ट आता है डेजर्टिफिकेशन की। जो डेजर्टिफिकेशन है वो एक ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, मतलब एक प्रॉब्लम है हमारी 21st सेंचुरी के लिए। डेजर्टिफिकेशन डेट्रीमेंटल प्रोसेस है जो कि एक ग्रेजुअल चेंज के साथ यहाँ पर आते रहता है। ठीक है, एक लैंड जो कि एक समय तक हरी भरी रहती थी, अब उसमें लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर डालने शुरू कर दिए। ठीक है, जानवरों की ओवर ग्रेजिंग करानी शुरू कर दी, तो एक टाइम पर होगा क्या, लैंड बैरन होगी और वो रेगिस्तान में बदलना शुरू हो जाएगी। और रेगिस्तान में कोई कुछ उगा सकता है क्या, नहीं उगा सकता। क्या उगाता है, कैक्टस। अब कैक्टस कोई खाता नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसी वजह से डेजर्टिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए कल्प्रिट है फूड इनसिक्योरिटी का। और अगर हम एग्जांपल लें तो सब सहारन जो अफ्रीका है
वहाँ पर 65% ऑफ ऐसे लोग हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से आज तक यहाँ पर जूझ रहे हैं, क्योंकि सब साधारण अफ्रीका, जो नदन मोस्ट अफ्रीका है, वहाँ पर ज़्यादातर सहारा रेगिस्तान ही हमें देखने को मिलता है। और वहाँ पर 65% ऐसे लोग हैं जो कि जो लैंड डिग्रेडेशन से परेशान है। यहाँ पर जहाँ वो पहले क्रॉप्स उगा सकते थे वहाँ तक आज रेगिस्तान पहुँच चुका है, तो वो उगाएंगे क्या? और वहाँ जो लोग हैं वो हंगर से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योर हो चुके हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं डेजर्टिफिकेशन के। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सबसे फेमस टॉपिक, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पर यहाँ पर काम करता है ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी में, क्योंकि ये ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ साथ जो भी सारे हमारे सेक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट, ये मरीन लाइफ है, ये सभी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट जो हमारा इम्पैक्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हम वेरियस रीजन्स की बात करें तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रीजन है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अफ्रीका जो है वहाँ की फिजिकल सोशो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसकी वजह से जो वहाँ का फूड है वो ज़्यादा लोग उगा नहीं सकते, वहाँ पर लोग ज़्यादा खेती नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि जो अफ्रीका वो तीनों ट्रॉपिक्स के बीच में आता है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इसी की वजह से फिजिकली कोई वहाँ क्रॉप जो है वो बहुत ही कम उगाई जाती है और बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सब आता है हमारे क्लाइमेट चेंज में, जो कि ओवरऑल जो सस्टेनेबिलिटी होती है उसको यहाँ पर हैम्पर भी करता है। तो ये खत्म होता है हमारा BPAG 174 का यूनिट नंबर 8। थैंक यू सो मच।